रीबर्थ ऑफ माई लिटिल वाइफ एपिसोड 5। लिटिल अवनी आदि को लेकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसीलिए वह अपनी जगह पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। लिटिल अवनी अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देखते हुए खुद से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछा कर रहा हो। वही अपनी बाबी डॉल के अचानक रुक जाने से आदि ने अवनी के तरफ देखा और उसके लेफ्ट हैंड को हिलाते हुए उससे पूछा, बाबी डॉल क्या हुआ, आप क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं। इतना कहते ही अवनी ने आदि का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ गई। हॉस्पिटल के बाहर मानव अरव के सामने खड़ा था, लेकिन अरव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बॉस से कुछ बोल सके। इस वक्त अरव और मानव जहां खड़े थे वहां पर अभी और राज के अलावा कोई नहीं था। मानव ने अपनी नज़र इधर उधर घुमा कर देखा, लेकिन उसे इन तीनों के अलावा वहां कोई नजर नहीं आया। तो उसने अरव से पूछा, बेबी कहाँ है? मानव की बात सुनकर अभी, राज और आरव के माथे से ठंडे पसीने निकलने लगते हैं। तीनों की हालत तो पहले ही मानव को देखकर खराब थी, लेकिन उसका सवाल सुनने के बाद उन तीनों का दिल जैसे बाहर ही आने वाला था। अभी ने अपने पसीने को पोंछते हुए मानव से कहा, जीजू वह बेबी सिस्टर अभी भी प्रिंसिपल सर के वार्ड में है, क्योंकि उसे सर की बहुत चिंता हो रही थी इसलिए। अभी ने मानव से साफ झूठ बोला था। ये बात मानव अच्छे से समझ रहा था। मानव ने अभी को अपनी शक भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें भी वहां चलना चाहिए। मानव की बात सुनकर तीनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। मानव शक भरी निगाहों से उन तीनों को घूरते हुए पीछे मुड़ा और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे आरव, राज और अभी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आदि लिटिल अवनी के साथ सेकंड फ्लोर पर जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। आदि अवनी के हाथ को खींचते हुए बोला, बाबी डॉल वह देखो वही मेरी मम्मा। लिटिल अवनी ने पहले आदि को देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा किया तो वहां सच में सोना खड़ी थी, जो काफी परेशान लग रही थी। लिटिल अवनी ने आदि से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहा, आदि आप मामा के पास जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, उसको पूरा करते ही मैं आपसे मिलने आऊंगी पक्का। अपनी बाबी डॉल की बात सुनकर आदि मायूस हो गया कि उसकी बाबी डॉल उसके साथ उसकी मम्मा से मिलने नहीं जाएगी। अवनी ने किसी तरह आदि को समझाकर भेज दिया था। फिर अवनी मुड़ी और लिफ्ट के अंदर जाकर थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल सख्त थी। थर्ड फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट ओपन हुई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही अवनी के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ गई। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अवनी ने खुद से कहा, लगता है आज अपना टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया है। अवनी ने सीधे चलते हुए अपने एक हाथ से अपने बालों से क्लिप निकाली और अपने पीछे आ रहे आदमी पर वार कर दिया। अवनी ने जिस क्लिप से उस आदमी पर वार किया था वह कोई आम क्लिप नहीं थी। उस क्लिप पर ऐसा केमिकल लगा था जो शरीर में पहुंचते ही 10 सेकंड के अंदर ही किसी इंसान को खत्म कर सकती थी। अवनी ने पहले उस आदमी को घूरा, फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्ची हूं जिसे इतनी आसानी से तुम लोग पकड़ सकते हो? तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। अवनी ने उस आदमी को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया। उस आदमी के जमीन पर गिरते ही अवनी को लिफ्ट खुलने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही अवनी चौकन्नी हो गई और वहीं पास में रखे एक स्ट्रेचर के नीचे छुप गई। उस स्ट्रेचर पर सफेद चादर बिछा होने के कारण अवनी को कोई नहीं देख सकता था। अवनी के छुपते ही वहां पर 7 से 8 काले कपड़े पहने हुए आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी जिसने ब्लैक टोपी लगाई हुई थी, शायद वह उन सब का लीडर था। उसने अपने साथियों से कहा, किसी भी कीमत पर हम इतना अच्छा मौका गंवा नहीं सकते। वह लड़की आज अकेली है, यहाँ उसके साथ कोई नहीं। यही सही मौका है उसे किडनैप करने का। अगर हमने उसे किडनैप कर लिया तो मिस्टर सिंघानिया हमसे खुश होकर हमें और बड़ा इनाम देंगे। अपने लीडर की बात सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। उन सभी के आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। अवनी ने जब उन लोगों की बातें सुनी तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता था मिस्टर सिंघानिया उसे किडनैप कराना चाहते हैं। अवनी के चेहरे पर डर के कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। सॉरी गुंडे जी, लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम सब की सबसे बड़ी गलती है कि तुम लोग मुझे कमजोर और भोला समझ रहे हो। यही कारण है कि तुम लोग मुझे आज तक नहीं पकड़ पाए। अपने निचले होंठ को दांतों से दबाते हुए अवनी ने सोचा।
उन गुंडों के लीडर ने अपने साथियों से कहा, हम 8 लोग हैं, 4-4 का ग्रुप बनाकर हम उस लड़की को ढूंढ देंगे तो वह हमें जल्दी मिल जाएगी। वह सभी गुंडे अवनी को ढूंढने के लिए उस जगह से आगे चले जाते हैं। उन सभी गुंडों की नज़र उस आदमी पर नहीं गई जिसे अवनी ने कुछ देर पहले मारा था, क्योंकि अवनी ने पहले ही उस आदमी को वहीं पास में रखे दूसरे स्ट्रक्चर के नीचे छिपा दिया था, जिसके कारण वह आदमी किसी को नहीं दिखा। इससे पहले वो लोग फिर से आए, मुझे निकलना होगा, अवनी ने स्ट्रक्चर के नीचे से निकलते हुए कहा। अवनी भागते हुए लिफ्ट के अंदर घुस गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया, लेकिन अवनी को यह नहीं पता था नीचे उसके लिए एक और मुसीबत तैयार है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। मानव अब तक प्रिंसिपल सर के रूम पहुंच चुका था। उसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि अवनी तो वहां से कब का जा चुकी है। ये सुनते ही मानव परेशान हो जाता है, आखिर उसकी बीवी अकेले कहाँ जा सकती है। जीजू आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर बेबी सिस्टर को ढूंढ लेंगे, राज ने मानव से कहा। मानव ने राज की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वार्ड से बाहर निकलकर अपने एजेंट को फोन करके उससे कहा, मुझे 5 मिनट के अंदर जानना है कि अवनी कहाँ है। अगर 5 मिनट से 1 सेकंड भी लेट हुआ तो कल का सूरज शायद तुम देख ना पाऊं। मानव की ऐसी धमकी सुनकर फोन के दूसरी तरफ से एजेंट की तो हालत खराब हो गई थी। उसने डरते हुए मानव से कहा, बॉस काम हो जाएगा। उस एजेंट के इतना बोलते ही मानव ने फोन कट करके अपने जेब में रख लिया और अवनी को ढूंढने निकल पड़ा। वही ग्राउंड फ्लोर पर अवनी लिफ्ट से निकलने के बाद हॉस्पिटल के बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हॉस्पिटल के बाहर अपना पहला कदम रखा, अचानक ही उसके सामने कई सारे लोग आकर खड़े हो गए। इससे पहले कि अवनी कुछ कर पाती, उन आदमियों में से एक आदमी ने आगे आकर अवनी को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कारण अगले ही पल अवनी बेहोश हो जाती है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले इस लड़की को होश आए या इसे ढूंढते हुए कोई यहाँ पहुँच जाए। जिस आदमी ने अवनी को इंजेक्शन लगाया था, उसने अवनी को अपनी गोद में उठाते हुए अपने साथियों से कहा। वह सभी आदमी अवनी को एक काली कार में बैठाते हैं और खुद भी बैठकर वहां से निकल गए। इधर उन आदमियों ने जैसे ही अवनी को बेहोश किया, वैसे ही उधर मानव की वॉच में एक रेड लाइट जलने लगी। अपने वॉच में जल रही लाइट को देखकर मानव का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से के कारण उसके माथे की नसें दिखने लगी थी। गुस्से से अपना राइट हैंड दीवार पर मारते हुए मानव ने कहा, जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर अवनी को एक खरोच भी आई तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। मानव की वॉच में जो रेड लाइट जल रही थी उसे देखकर मानव समझ जाता है कि अवनी खतरे में है, क्योंकि यह लाइट तभी चलती थी जब अवनी की जान को खतरा होता है। मानव ने अवनी के शरीर में एक ऐसी चिप लगाई थी कि जब भी अवनी बेहोश हो या उसकी जान को खतरा होगा, वह चिप इसका सिग्नल मानव को पहुंचा देगी। अरव, अभी और राज को लेकर घर जाओ, मैं अवनी को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन इस बारे में घेर में किसी को कुछ भी मत बताना। अरव से इतना कहने के बाद मानव पीछे मुड़ा और हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। वही कार में वह सभी आदमी जिन्होंने अवनी को किडनैप किया था, वह आपस में बातें कर रहे थे। किसी का भी ध्यान अवनी की तरफ नहीं था। अवनी को बेहोश होने के 2 मिनट बाद ही होश आ गया था, लेकिन फिर भी वह बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। अवनी ने एक आंख खोलकर उन आदमियों को देखते हुए अपने मन में कहा, अवनी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लोगे? अगर मुझे किडनैप करना ही था तो पहले ये पता कर लेते कि बेहोशी की कोई भी दवा या इंजेक्शन का मुझ पर ज्यादा असर नहीं होता। बेवकूफ़ कहीं के। वह तो तुम पर रहम खाकर मैं खुद तुम्हारे साथ आ गई। आखिर मैं भी तो देखूं इस दुनिया में ऐसा कौन दूसरा माई का लाल पैदा हो गया जो मुझे किडनैप करना चाहता है। लगभग 20 मिनट बाद वह सभी आदमी अवनी को लेकर एक खंडहर जैसे घर में पहुंचते हैं और अवनी को एक कमरे में बंद करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन सभी ने एक गलती कर दी। अवनी के हाथ और पैरों को ना बांधकर उन गुंडों को लग रहा था कि ये छोटी और नाजुक सी दिखने वाली लड़की उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। जब अवनी को रिलायंस होता है उस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है, तो वह झट से अपनी आंखें खोल देती है। कमरे को चारों तरफ देखते हुए अवनी कहती है, ये कौन सी जगह है? इसके दीवार पर येलो कलर किसने कराया होगा? जिसने भी कराया होगा वह एक नंबर का पागल है। भला दीवार पर येलो कलर का पेंट करके कौन उस रूम में एक लड़की को बंद करता है? अगर किसी लड़की को किडनैप करना ही था तो पहले उसके पसंद का रूम तैयार कर देते, फिर रूम में बंद करते, लेकिन नहीं, इन सभी को तो अपनी मनमानी करनी है। कुछ देर कमरे को ऐसे ही देखने के बाद अवनी को भूख और प्यास दोनों लगने लगती है। अपना पेट पकड़ते हुए उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, कैसे किडनैपर दिए हैं।
कम से कम कुछ खाने को तो दे देते, मुझे कितनी तेज भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद अवनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अवनी ने खुश होते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर उन लोगों ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए, मैं खुद लेकर खा लूंगी। खाने के बारे में सोचकर लिटिल अवनी की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। खाने के बारे में सोचते ही अवनी ये भूल गई थी कि उसका किडनैप भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मानव को अवनी कहाँ है ये पता चल चुका था। मानव अपने गार्ड्स को लेकर वहां के लिए निकल गया। मानव अपने साथ डॉक्टर को भी ले जा रहा था ताकि अवनी के मिलते ही डॉक्टर उसे चेक करके ये बता सके अवनी ठीक है या नहीं। मानव जल्द से जल्द अवनी के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने गुस्से से ड्राइवर को घूरते हुए कहा, अगर तुमने 10 मिनट के अंदर मुझे वह नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मानव की बात सुनकर ड्राइवर ने कार को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मानना तो मानव ठहरा, उसे अभी भी कार की स्पीड कम लग रही थी। इस बार उसने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? अगर नहीं मरना चाहते तो कार की स्पीड और बढ़ाओ। इस बार मानव की बात सुनकर ड्राइवर ने अपने मन में कहा, सर यह कार है, ना कि कोई हेलीकॉप्टर जिसे मैं उड़ाकर आपको मैडम तक पहुंचा दूंगा। एक लड़का जिसकी उम्र दिखने में लगभग 27 से 28 वर्ष की लग रही थी, वह एक अंधेरे से कमरे में बैठकर अपने सामने रखी तस्वीर को प्यार से देख रहा था। कुछ देर तस्वीर को ऐसे ही देखने के बाद वह लड़का अपनी जगह से उठकर तस्वीर के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। उस तस्वीर को अपने हाथ से छूते हुए उस लड़के ने कहा, अवनी बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, लेकिन अब नहीं, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर थोड़ा गुस्से से, अगर वह मानव बीच में नहीं आया होता तो तुम आज मेरी होती, सिर्फ और सिर्फ मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उस लड़के की आंखों में अवनी के लिए पागलपन साफ नजर आ रहा था। मानव तुम बस इंतजार करो और देखो कैसे मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे नाक के नीचे से उठा ले जाऊंगा, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि अवनी सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर वह लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने ऑफिस से घर जा रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। ये देखकर अर्जुन ने ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप द कार। अपने बॉस की इस तरह चलाने से ड्राइवर तुरंत कार रोक देता है। कार के रुकते ही बिना वक्त गवाए अर्जुन कार से उतरकर अपने कदम उस इंसान की तरफ बढ़ा देता है जिसे उसने अभी देखा था। ये तो सोना है, पर ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? खुद से कहते हुए अर्जुन के कदम अचानक अपनी जगह रुक जाते हैं, क्योंकि सोना अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था। ये देखकर अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए अर्जुन ने कहा, कल तक तो ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी ताकि मैं इसे अपना लूं, और आज ही ये किसी और लड़के के साथ घूम रही है। क्या इस लड़की के अंदर शर्म नहीं है? एक बच्चे की मां होने के बावजूद किसी और मर्द के साथ यूं खुलेआम घूम रही है। वही इस बात से अनजान सोना अपने बचपन के दोस्त युग से बात कर रही थी। सोना ने हंसते हुए युग से कहा, युग तुम भी ना बहुत बेशर्म हो गए हो, शर्म नहीं आती मेरे साथ फ्लर्ट करते हुए? सोना की बात सुनकर युग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या करूं सोना डार्लिंग, तुम्हें देखते ही सारी शर्म चली जाती है, और वैसे भी मैं पैदाइशी बेशर्म हूं, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। युग की बेशर्मी भरी बातें सुनकर सोना उसके पेट में एक पंच मारते हुए बोली, तुम्हारी शिकायत तो मैं जिया से करूंगी। जिया युग की गर्लफ्रेंड। जिया का नाम सुनते ही युग ने अपने हाथ जोड़ते हुए सोना से कहा, नहीं नहीं प्लीज मेरी माँ, उस चुड़ैल को बताना मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की है, वरना वह मेरी जान ले लेगी। जिया का नाम सुनकर युग को इस तरह डरता देख सोना जोर जोर से हंसने लगी। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई इन्हें अपनी गुस्से भरी नजरों से देख रहा है। सोना को किसी और लड़के के इतना क्लोज देखकर अर्जुन के तन बदन में आग लग रही थी। वह अपनी इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए सीधा जाकर सोना के सामने खड़ा हो गया। बिना कुछ बोले अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। सोना अर्जुन की इस हरकत से पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर अपने होश में वापस आते हुए उसने अपना हाथ अर्जुन से छुड़ाते हुए कहा, अर्जुन छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, तुम घटिया इंसान कहीं के, छोड़ो मुझे। लेकिन अर्जुन के ऊपर सोना के किसी भी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। कार के पास पहुंचते ही अर्जुन ने डोर ओपन किया और सोना को अंदर धकेल दिया, फिर खुद बैठ गया। मेरे पर्सनल विला चलो, अर्जुन ने ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहा।
तुम घटिया इंसान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं, अब जब मैंने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं तो तुम मुझे जबरदस्ती उठा लाए। अर्जुन की कार में बैठते ही सोना उस पर बरस पड़ी। अर्जुन ने सोना के सवालों को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, वह लड़का कौन था? सोना में कंफ्यूज होते हुए पूछा, कौन सा लड़का? अपने दांत पीसते हुए अर्जुन ने सोना से कहा, वही जिससे अभी थोड़ी देर पहले चिपक चिपक कर बातें कर रही थी। अर्जुन की बात सुनकर सोना ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वह मेरा बहुत ध्यान भी रखता है और सबसे बड़ी बात युग बहुत ही अच्छा लड़का है। सोना के मुंह से युग की तारीफ सुनकर अर्जुन को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, लेकिन अगले ही पल सोना शर्माते देख अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने सोना की बाजू को कसकर पकड़कर कहा, मेरी एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम उस लड़के से दोबारा नहीं मिलोगी, समझी? अर्जुन की बात सुनकर इस बार सोना को भी गुस्सा आ जाता है। अर्जुन पर भड़कते हुए उसने कहा, आप होते कौन हैं मुझसे ये सब कहने वाले? फिर अर्जुन को उंगली दिखाते हुए, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर सिंह, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं चाहे जिसके साथ रहूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोना की बात सुनकर एक पल के लिए अर्जुन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर सोना को किसी और लड़के के साथ देखकर उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। अर्जुन ने आगे सोने से कुछ नहीं कहा, बस लगातार उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखता रहा। कुछ देर बाद वह सभी अर्जुन के पर्सनल विला पहुंच जाते हैं। कार से निकलते ही अर्जुन ने सोना को अपनी गोद में उठाया और विला के अंदर चला गया। जब सोना को यह एहसास होता है कि अर्जुन उसे अपने रूम में लेकर आया है, ये देखकर सोना को अंदर से डर लगने लगता है कि पता नहीं अर्जुन उसके साथ क्या करेगा। अर्जुन भी सोना की शक्ल देखकर समझ गया कि वह क्या सोच रही है, इसलिए उसे और डराते हुए अर्जुन ने कहा, इस विला में मैं अकेले रहता हूँ और इस वक्त यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। अगर तुमने यहाँ मुझे नाराज करने की या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर सोना को और डर लगने लगता है, पर वह नहीं चाहती थी अर्जुन को पता चले कि वह उससे डर रही है। सोना पहले अर्जुन की गोद से नीचे उतरी, फिर अपने डर को छुपाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मैं आपसे नहीं डरती, आपको जो करना है कर लीजिए, समझे आप? सोना के करीब बढ़ते हुए अर्जुन ने कहा, क्या सच में तुम मुझसे नहीं डरती और मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं? थोड़ा रुककर फिर अर्जुन ने आगे कहा, सोच लो कहीं बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर और उसे अपने इतना पास महसूस करके सोना की दिल की धड़कन बढ़ने लगी। शर्म के कारण उसके गाल टमाटर की तरह लाल पड़ गए थे। ये देखकर अर्जुन हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि का घर। ऋषि सोफे पर बैठकर कुछ फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज पड़ती है। ऋषि, मैंने तुमसे कहा था उस बेवकूफ़ लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। नीलम जी ऋषि पर बरसते हुए बोली। मॉम, अपन क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है और मैंने कब अपनी मनमानी की? मैं हमेशा वही करता हूँ जो आप मुझसे करने को कहती हैं। ऋषि ने अपने हाथों में पकड़ी फाइल को सोफे पर रखकर खड़े होते हुए कहा, अगर तुम मेरी सभी बातों को मानते तो अभी तक वह अवनी हमारे कदमों में होती और उसके साथ साथ सिंह फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी। नीलम जी ने ऋषि का मजाक उड़ाते हुए कहा। अपनी मॉम की बात सुनकर ऋषि ने एक गहरी सांस ली, फिर नीलम जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मॉम प्लीज आप शांत हो जाएं, मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं अवनी को मानव के खिलाफ इतना भड़का दूंगा कि वह कभी मानव की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी और उसे छोड़ देगी। उसके बाद मैं अवनी से शादी करके सिंह फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा। नीलम जी ने ऋषि के सर पर हाथ रख कर कहा, मैं तेरे अंदर यही कॉन्फिडेंस देखना चाहती थी। फिर आगे अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर वह मानव बीच में नहीं आया होता तो तुम्हारी शादी कब का अवनी से हो गई होती और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास होती है। ऋषि सुबह से अपनी माँ की यही बात सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए उसने नीलम जी का ध्यान भटकाने के लिए कहा, मॉम ये सब छोड़िए, आज मैं आपको शॉपिंग के लिए लेकर चलता हूँ। शॉपिंग का नाम सुनकर नीलम जी खुश हो गई। किसी ने सच ही कहा है, शॉपिंग का नाम सुनकर औरतें हर चीज भूल जाती है। यही हाल नीलम जी का भी था। शॉपिंग का नाम सुनते ही वह सब कुछ भूल गई और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। मानव अब तक उस जगह पहुंच जाता है जहां अवनी को किडनैप करके रखा गया था। मानव और उसके बॉडीगार्ड ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा,
लेकिन लिटिल अवनी उन्हें कहीं नहीं मिली। गुस्से से मानव ने अपने पास में रखे एक टेबल को किक मारते हुए कहा, मुझे किसी भी कीमत पर अवनी चाहिए, जाओ और जाकर उसे ढूंढो। फिर अपनी लाला आंखों से घूरते हुए अपने बॉडीगार्ड से बोला, अगर 2 घंटे के अंदर तुम लोग अवनी को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम सबको रेड जोन में डाल दूंगा। मानव के मुंह से रेड जोन का नाम सुनकर ही सभी बॉडीगार्ड के पैर कांपने लगे, क्योंकि सभी को पता था रेड जोन का मतलब है उन सभी को दोबारा और पहले से 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके साथ साथ उन्हें टॉर्चर भी किया जाएगा। उन सभी बॉडीगार्ड के कैप्टन ने आगे आकर मानव से कहा, बॉस हम अपनी पूरी जान लगा देंगे मैडम को ढूंढने के लिए, आप चिंता मत करिए, वह बहुत जल्द आपके पास होंगी। कैप्टन की बात सुनकर मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और हवेली से बाहर निकल गया। दोपहर से रात हो गई। मानव के सभी बॉडीगार्ड अवनी को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, लेकिन अवनी उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर कौन है जिसने अवनी को किडनैप किया है, और कौन है अवनी का नया आशिक? क्या अर्जुन और सोना के बीच सब ठीक हो पाएगा? क्या ऋषि और उसकी मां अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? रात के 11 बजे बज रहे थे। ऋषि के माथे से लगातार पसीना निकल रहा था। ऋषि अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए खुद से ही बड़बड़ा रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? फिर खुद को शांत करते हुए, इस बारे में किसी को नहीं पता, अगर मैं सबके सामने नॉर्मल बिहेव करूंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऋषि ने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया। 2 बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। बॉस अभी तक कुछ पता नहीं चला। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, ऋषि मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी और इसी वक्त अवनी को ढूंढना बंद करो और यह बात बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अवनी हमारे पास थी, क्योंकि अगर इस बारे में सिंह फैमिली को पता चल गया वो हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर ऑर्डर देते हुए, जाओ और जाकर सबसे पहले उन लोगों के बारे में पता करो जिन्होंने हम पर हमला किया और अवनी को अपने साथ ले गए। जब उन सभी के बारे में पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि अपनी कहाँ है। फोन के दूसरी तरफ से आदमी, यस सर, काम हो जाएगा। ऋषि ने इतना कहकर फोन काट दिया। फोन को जेब में रखते हुए ऋषि खिड़की के पास खड़े होकर चांद को घूरने लगा। अवनी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है, ना मैं तुम्हें किडनैप करता ना ये सब होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा। भले ही ऋषि सिंह फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए अवनी के साथ प्यार का नाटक कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अवनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। सिंह फैमिली को अभी तक अवनी के किडनैप होने की बात नहीं पता थी, सिवाय मानव और आरव के। परी उठो, परी उठो, देखो तुम्हारा होने वाला पति को भूख लगी है, जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। अभि ने परी को उठाते हुए कहा। अभि हॉस्पिटल से अपने घर ना जाकर सीधा परी के घर आ गया। परी के मना करने के बावजूद भी वह उसके घर में जबरदस्ती रुका हुआ था। परी ने नींद में ही कसमसाते हुए कहा, अभी प्लीज मुझे सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। अभी परी का कंबल खींचते हुए, नहीं मुझे नहीं सोना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। परी ने बिना अपनी आंखें खोले जवाब दिया, अगर तुम्हें नहीं सोना तो मत सो, लेकिन मुझे सहना दो। परी का हाथ खींचते हुए अभी ने कहा, तुमने अगर मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ पहले मुझे कुछ खाने को दो फिर सो जाना, वरना मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अभी से चढ़ते हुए परी बोली, तुम्हें इतनी ही भूख लगती है तो मेरे घर क्या करने आए? ऊपर से अपने घर जाने के बजाय यहीं रुक गए। फिर बैत से उतरते हुए, इंसान अब अपने घर में भी चैन से सो नहीं सकता, बागर बिल्ला कहीं का। अभी ने अपनी आंखें छोटे करते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को बागर बिल्ला कहते हुए? फिर परी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए, तुम भी किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं हो, जब देखो मुझे काटने को दौड़ती हो। अभी की बात सुनकर परी को गुस्सा आ जाता है। वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली कहने की, तुम खुद को समझते क्या हो? फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए, मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं मुंबई आए और तुम जैसा लंगूर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम जैसा नकचड़ा यहाँ मेरा जीना हराम कर देगा तो मैं मुंबई कभी नहीं आती। अभी परी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अगले ही पल वह पीछे मुड़ा और परी से बिना कुछ बोले रूम से बाहर चला गया। अभी को बिना कुछ बोले रूम से जाता देख परी सोच में पड़ गई, ये इंसान इतनी आसानी से कैसे चला गया? जहां तक मुझे पता है, जब तक यह अपनी बात लोगों से नहीं बनवा लेता तब तक चैन से नहीं बैठता।
परी भी अपने रूम से निकालकर अभी के पीछे पीछे चली गई। परी के रूम से निकलने के बाद अभी किचन की ओर चला गया। फ्राई दान को गैस पर चढ़ाते हुए अभी, उसको क्या लगता है वह मुझे कुछ बनाकर नहीं देगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, शायद उसे पता नहीं है द अभी सिंह को दुनिया का हर काम आता है, फिर चाहे वह खाना बनाना ही क्यों ना हो। अभी ने नूडल्स निकाले और उसे बनाने लगा। जब परी किचन में आई उसने देखा अभी नूडल्स बना रहा है। परी अभी के पास जाते हुए, लाओ मुझे दो, मैं बना देती हूँ। अभी ने एक नज़र परी को देखा तक नहीं, उसने परी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया क्योंकि अभी चाहता था परी को पता चले वह उससे नाराज है। परी अभी का हाथ पकड़ते हुए, अभी मैंने कहा ना, मैं बना दूंगी, तुम बाहर जाओ, और अगर तुम्हें खुद ही बनाना था तो मुझे क्यों जगाया। अभी तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। परी को पता था अगर वह अभी पर ऐसे ही चलाएगी तो अभी उसे ऐसे ही इग्नोर करेगा। इसीलिए परी ने प्यार से कहा, अभी मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं ना, और बीवी का तो फर्ज होता है पति की सेवा करना, तो तुम ये नूडल्स मुझे बनाने दो। परी को लग रहा था उसके इतने प्यार से बात करने से अभी उसकी बात मान जाएगा, लेकिन अभी ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। लगभग 5 मिनट बाद नोएडा बनकर तैयार हो गया। अभी ने नूडल्स को 2 बाउल में डालकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। फिर परी की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? देखो तुम्हारे होने वाले पति का दिल कितना बड़ा है, उसने तुम्हारे लिए भी नूडल्स बनाया है। अभी को नॉर्मल बिहेव करता देख परी ने हैरानी से कहा, तुम तो मुझसे नाराज थे ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी बनाने से मना कर दिया था। अभी कंफ्यूज होते हुए, मैं कब तुमसे नाराज था? अभी की बात सुनकर परी गुस्से से अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं थे तो मुझे इग्नोर क्यों किया? परी को इतने गुस्से में देख अभी को अब पछतावा हो रहा था, क्यों उसने थोड़ी देर पहले परी को इग्नोर करने की एक्टिंग की। अभी परी से अपनी नजरें चुराते हुए, स्वीट हार्ट क्यों अपना टेम्पर हाई कर रही हो? इधर आओ और गर्मा गर्म नूडल्स खाओ, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। परी भी अपना मुंह बनाते हुए अभी की बगल वाली चेयर पर बैठ गई। उसके बाद दोनों अपना नूडल्स एंजॉय करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक जोर की आवाज के साथ ऋषि के घर का दरवाजा टूटते ही दर्जनों काले कपड़े पहने आदमी घर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ टूटने की आवाज सुनते ही ऋषि, नैना और उसकी माँ अपने अपने रूम से निकलकर हॉल में आकर देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा तोड़कर कई सारे आदमी घुस आए हैं। ऋषि ने उन सभी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब हो कौन और तुम सभी की हिम्मत भी कैसे हुई बिना परमिशन मेरे घर में घुसने की? तुम लोगों को शायद पता नहीं है मैं कौन हूं, वरना तुम लोग ऐसी हरकत नहीं करते। ऋषि ने इतना बोला ही था कि तभी दरवाजे की तरफ से एक कठोर और गुस्से भरी आवाज सभी के कानों में पड़ती है। क्या तुम मेरी हिम्मत को आजमाना चाहते हो? इस आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर मानव खड़ा था। मानव इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ऋषि की ओर बढ़ते हुए मानव अपनी कठोर और डरावनी आवाज में बोला, अवनी कहाँ है? मानव के मुंह से अवनी का नाम सुनकर ऋषि एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है, फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? भला मुझे कैसे पता होगा अवनी कहाँ है? जब नीलम जी ने देखा मानव कैसे उनके ऋषि को डरा रहा है तो वो मानव पर बरस पड़ी। मानव ये क्या हरकत है? पहले तुम दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए, अब तुम ऋषि पर इल्जाम लगा रहे हो। फिर तंज कसते हुए, अवनी तुम्हारी बीवी है, जब तुम्हें ही नहीं पता वह कहाँ है तो ऋषि को कैसे पता होगा? मानव को जैसे नीलम जी की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह लगातार अपने कदम ऋषि की तरफ बढ़ाते हुए उसके पास पहुंच जाता है। ऋषि और नीलम जी कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही मानव ने एक जोरदार पंच ऋषि के मुंह पर मार दिया। मानस, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझ पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। ऋषि ने इतना ही कहा कि तभी मानव ने दूसरा पंच मारते हुए गुस्से से कहा, आखिरी बार मौका दे रहा हूं, मुझे बता दो अवनी कहाँ है, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर दांत पीसते हुए, अब यह मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे पास सबूत है तुमने अवनी को हॉस्पिटल के बाहर से किडनैप किया था। ऋषि को लगा अगर उसे अवनी को ढूंढना है तो मानव को सच बताना ही होगा, इसलिए अपने होठों के कोनों से खून को पोंछते हुए ऋषि मानव से बोला, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने पहले अवनी को किडनैप करवाया था, लेकिन मेरा यकीन करो इस वक्त अवनी कहाँ है मुझे नहीं पता। मानव अपने दांत पीसते हुए, मुझे सच जानना है, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें जंगली कुत्तों के सामने फिकवा दूंगा। ऋषि को मानव से डरते हुए बोला, वो अवनी को किडनैप करके मैंने पुरानी हवेली में रखा था।
लेकिन पता नहीं वह लोग कौन थे जिन्होंने पहले मेरे आदमियों पर हमला किया। फिर अवनी को अपने साथ ले गए। ऋषि का कॉलेज छोड़ते ही बिना वक्त गंवाए मानव घर से बाहर निकल गया, उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चले गए। इस पूरे सीन के बीच नैना लगातार बस मानव को ही घूरे जा रही थी। वह तो ऋषि को बचाने के लिए आगे भी नहीं आई। नैना के आंखों में मानव को पाने की चाहत साफ नजर आ रही थी। उसने अपने मन में सोचा, अच्छा हुआ अवनी गायब हो गई, मैं तो कहती हूँ वो कभी न मिले ताकि मैं मानव के करीब जा सकूं। फिर ऋषि को देखते हुए, वैसे भी इस ऋषि की औकात मानव के सामने कुछ भी नहीं है। वही बाहर लगातार बारिश हो रही थी। मानव को जैसे बारिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, वह लगातार भीगते हुए सड़क पर चले जा रहा था। मानव के बाल बिखरे हुए, उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर अवनी को खो देने के डर से कांप रहा था। अगले ही पल मानव जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए आसमान को देखकर जोर से चीखा, अवनी! आखिरी कहाँ है अवनी? कौन थे वो लोग जो अवनी को आपने साथ ले गए? मानव कैसे ढूंढेगा अवनी को, और क्या नैना मानव को पाने के लिए रचेगी कोई साजिश? सुबह का वक्त मानव के लोगों ने ये पता लगा लिया कि अवनी कहाँ है। मानव अपनी टीम के साथ वहां के लिए पहले ही निकल चुका था। जंगल के अंदर एक बड़ा सा महल जैसा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर और अंदर कई सारे लोग पहरा दे रहे थे। उन सभी के हाथों में गन मौजूद थी। 1 मिनट बाद उस घर के सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक हैंडसम हट्टा कट्टा लड़का बाहर निकला। उसके चेहरे पर मास्क लगे होने के कारण उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, मगर उसका ऑरा ही लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी है। उस लड़के के आते ही सभी पहरा दे रहे आदमियों ने अपना सर झुका लिया। गुड मॉर्निंग बॉस, उस लड़के ने ब्लैक टाइगर सभी को इग्नोर करते हुए घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक टाइगर एक रूम का दरवाजा खुलकर रूम के अंदर दाखिल हुआ, जहां बेड पर एक सुंदर सी लड़की लेटी हुई थी। उस लड़की के हाथ और पैर दोनों को रस्सी से बांधा गया। ब्लैक टाइगर उस लड़की के पास जाकर अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए बोला, तुम्हें पाने की चाहत बरसों से थी, आखिरकार आज वह दिन आ ही गया। देखो आज तुम मेरे पास हो, मेरे करीब। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो अवनी। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, वह मानव भी नहीं। इतना कहने के बाद ब्लैक टाइगर अपनी जुनूनी भरी नजरों से लिटिल अवनी को घूरने लगा। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद वो रूम से बाहर चला गया। ब्लैक टाइगर के रूम से जाते ही अवनी ने अपनी आंखें खोल ली और बेड पर बैठते हुए बोली, अब पता नहीं ये साइको कहाँ से आ गया। फिर सोचते हुए, मेरे पिछले जन्म में तो ये काली बिल्ली मुझे किडनैप नहीं कर पाया, लेकिन इस जन्म में जरूर कर लिया। कद्दू का बीज कहीं का। अवनी ने पहले अपने हाथों और पैरों की रस्सी को खोला, फिर पूरे कमरे को गौर से देखते हुए, रूम तो काफी अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। इस काले बिल्ली ने मेरे बारे में सब कुछ पता किया है। फिर खुश होते हुए, पर इसे उल्लू बनाने में बड़ा मजा आया, बेवकूफ कहीं का। मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की और इस कद्दू के बीज को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए अवनी ने आगे कहा, क्या मस्त नींद आई थी रात को, पर अब जल्दी यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। अवनी सीधा खड़ी हुई और कमरे में इधर उधर देखते हुए भागने का रास्ता ढूंढने लगी। कुछ देर मेहनत करने के बाद वॉशरूम के अंदर एक खिड़की मिल गई, पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह खिड़की बहुत ऊपर होने के साथ साथ उस पर कांच भी लगे हैं। ये देखकर अवनी का मुंह बन गया। वह कद्दू के शक वाला इंसान, उसे शर्म नहीं आती? वॉशरूम में कौन इतनी बड़ी खिड़की लगवाता है, ठरकी कहीं का। फिर रोने जैसी शक्ल बनाते हुए, लेकिन मुझे यहाँ से भागने के लिए इस खिड़की का सहारा लेना होगा। हब्बी आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ऊपर से मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं। अगर हबी होते तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते, मगर यह काला बिल्ला आशिक बन के मुझे किडनैप तो कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ भी खाने को नहीं दिया। आलू का छिलका कहीं का, बैगन का भरता, चमगादड़, एक नंबर का पागल है। अवनी ने ब्लैक टाइगर को और पता नहीं क्या क्या नाम दिए। ब्लैक टाइगर इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, ब्लैक टाइगर, मानव अवनी को हर जगह ढूंढ रहा, मुझे डर है कहीं उसे यहाँ का पता न चल जाए। उस आदमी की बात सुनकर ब्लैक टाइगर को गुस्सा आ जाता है। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, जिम्मी भूलो मत, यह मेरा इलाका है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। अगर गलती से वह मानव यहाँ आ भी गया तो कभी मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। ब्लैक टाइगर के पास खड़े होकर यही सोच रहा कि उसका बॉस बिल्कुल सही कह रहा, मानव कभी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा।
क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके बॉस का चेहरा नहीं देखा, पर फिर भी क्या मानव को इतना कम आंकना सही होगा। जिम्मी ने अपने बॉस को देखा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ये सब बातें बोल सके। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मेरी गैरमौजूदगी में तुम लोग मेरी अवनी का ध्यान रखना। वह यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों को ब्लैक टाइगर से कोई नहीं बचा सकता। ब्लैक टाइगर ने अपनी कठोर आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा और उस घर से बाहर निकल गया। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ मानव और उसके लोग उसी जंगल के बाहर खड़े थे जहां ब्लैक टाइगर रहता है। वह सभी जंगल के बाहर खड़े होकर यही सोच रहे थे आखिर अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि ब्लैक टाइगर के इलाके में घुसना इतना आसान नहीं है। ब्लैक टाइगर अपने इलाके की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रखता, ताकि कोई भी उसका दुश्मन उसके इलाके में ना घुस सके। बॉस, इस जंगल के अंदर जगह जगह पर ग्रेनाइट है, अगर हम यहाँ से गए तो कुछ भी हो सकता है। उस आदमी ने थोड़ा रुक कर रह कहा, अगर हम चौपर से भी इस जंगल के अंदर नहीं जा सकते, वरना हमारे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे। एक काले कपड़े पहने आदमी ने मानव से कहा। वह आदमी कोई और नहीं, मानव के स्पेशल गार्ड का लीडर वीर है। मानव ने पहले वीर को देखा, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, हम जंगल के रास्ते से ही जाएंगे, जाओ और जाकर टीम रेडी करो। वीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस। वीर के जाने के बाद आरव, जो कब से मानव से कुछ बोलना चाह रहा, आखिर उसे मानव से बात करने का मौका मिल ही गया। आरव, बॉस, क्या हमें पैंथर गैंग को यहाँ बुला लेना चाहिए? अगर पैंथर गैंग होगी तो वह सब मैडम को आसानी से ढूंढ लेंगे। आरव की बात सुनकर मानव ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मानव के इनकार करने के बाद आर्य ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि पैंथर गैंग पूरे वर्ल्ड में पावरफुल गैंग में से एक है, जिसके हजारों दुश्मन हैं। अगर उसके बॉस ने इस गैंग का इस्तेमाल मैडम को ढूंढने के लिए किया तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि यह गैंग कहीं ना कहीं उसके बॉस से रिलेटेड है। उसके बाद वह सभी दुश्मन उसके मैडम को टारगेट करेंगे ताकि उसके बॉस को कमजोर बना सके। डॉट 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 डॉट। वही ब्लैक टाइगर के जाने के बाद जिम्मी अवनी के रूम में जाकर देखता है, लेकिन अवनी उसे कहीं नहीं मिलती। जिम्मी अवनी को पूरे रूम में खोजने लगता। डॉट डॉट। तभी उसके सिर पर पीछे से कोई वार कर देता है। जिम्मी खुद को संभल नहीं पाता और अगले ही पल वह जमीन पर गिर जाता है। अवनी जिम्मी को संभलने का मौका दिए बिना फिर से उस पर हमला कर देती। इस बार जिम्मी के सर से खून निकलने लगता है। मिस अवनी, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज शांत हो जाए। जिम्मी अपने सिर पर हाथ रखते हुए अवनी से बोला। अवनी ने उसे एक लात मारते हुए कहा, कैसे शांत हो जाओ? उस बिना छिले हुए कद्दू के बीज, सड़े हुए आलू के छिलके ने मुझे किडनैप किया और तुम मुझसे कह रहे हो मैं शांत हो जाओ? जिम्मी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या कद्दू, आलू? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपको हमारे बॉस ब्लैक टाइगर ने किडनैप किया है। जिम्मी की बात सुनकर अवनी ने उसे एक लात मारी, फिर चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं भी वही बोल रही हूँ, काला बिल्ला। जिम्मी ने कराहते हुए अवनी को कलेक्ट किया। काला बिल्ला नहीं, ब्लैक टाइगर। अवनी ने जोर से चिल्लाकर कहा, ब्लैक टाइगर हो या काला बिल्ला, रहेगा तो काला ही ना। अवनी की इतनी तेज आवाज सुनकर जिम्मी को तो लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, पर शुक्र है उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया। अवनी की आवाज सुनकर बाहर खड़े बॉडीगार्ड भी कमरे के अंदर आ जाते हैं। अवनी को पकड़ो, ये यहाँ से भाग ना पाए। जमीन से उठते हुए जिम्मी ने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया। बॉडीगार्ड अवनी को पकड़ पाते उससे पहले ही अवनी ने एक पंच उसे जड़ दिया। मुझे पकड़ोगे जुए कहीं कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे सया और भैया दोनों ने मुझे लोगों का बैंड बजाना अच्छे से सिखाया है। इतना कहने के बाद अवनी नीचे झुकी और अपने जूतों में लगे खंजर को निकालकर अपने पास आ रहे बॉडीगार्ड के गले को काट दिया। अवनी के मूवमेंट इतने फास्ट थे कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरे बॉडीगार्ड ने अवनी को पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो अगले ही पल अवनी ने उसके सीने में एक जोरदार किक मारी। वह आदमी उल्टा हुआ दीवार से जा लड़ा। ये देख वहां पर मौजूद सभी आदमी हैरान थे। वह सभी यही सोच रहे, आखिर ये दुबली पतली दिखने वाली लड़की के अंदर कितनी ताकत है। जिम्मी ने अपनी गन निकाली और अवनी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मिस अवनी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। जिम्मी इसके आगे कुछ कह पाता कि अगले ही पल उसके हाथ से गन गायब हो गई और उसके 3 आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़े नजर आए। डॉट डॉट। जिम्मी को पता ही नहीं चला अवनी ने कब उसकी गन कब छीन ली। मिस अवनी, यह कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं।
प्लीज इसे नीचे करिए, अवनी ने जिम्मी के राइट लेग पर शूट करते हुए कहा। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना। फिर अपने दांत पीसते हुए आगे बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना अगली गोली सीधा तुम्हारे भेजे के अंदर होगी। ... वहीं दूसरी तरफ मानव और आरव जंगल के अंदर पहुंच गए। वह सब इस वक्त ब्लैक टाइगर के घर के बाहर थे। बॉस यहाँ तक तो आ गए, लेकिन घर के अंदर कैसे जाएंगे? आरव ने घर की सिक्योरिटी को देखते हुए कहा, अपनी चील जैसी नजरों को चारों ओर दौड़ाते हुए। मानव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इस घर में कोई बाहरी इंसान नहीं जा सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वह ब्लैक टाइगर के पालतू जानवरों का शिकार बन जाएगा। अपने बॉस की बात सुनकर आरव के चेहरे पर सिकन आ गई। बॉस, फिर हम मैडम को कैसे बचाएंगे? आरव, उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि बॉस ने उसकी तैयारी पहले ही कर ली। हमें बॉस के प्लान के हिसाब से ही सब कुछ करना होगा, आरव के पास आते हुए वीर ने कहा। वीर की बात सुन आरव ने खुशी से उसे गले लगा लिया। हाय मेरा चंपा, मैं तो भूल ही गया था, तू भी हमारे साथ है। तेरे होते हुए कोई दूसरा जानवर हमें छू भी नहीं सकता। वीर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा नाम वीर है, मुझे चंपा कहना बंद करो। और क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली जानवर कह रहे हो? फिर मानव की तरफ देखते हुए, बॉस हमारी टीम हमला करने के लिए तैयार है। ओके, मानव ने बस इतना जवाब दिया। अपने प्लान के मुताबिक मानव की टीम ने ब्लैक टाइगर के आदमियों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मानव भी घर के अंदर पहुंच गया। उसके कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे कवर किया हुआ था। हमला होते ही ब्लैक टाइगर के आदमियों ने अपने सबसे खतरनाक डॉग्स को छोड़ दिया। उसके साथ ही उन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उनका सिक्योरिटी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। ये देखकर वह सभी अपनी गन लेकर मानव के आदमियों पर फायरिंग करने लगे। देखते ही देखते ब्लैक टाइगर का पूरा घर जंग के मैदान में बदल गया। ब्लैक टाइगर के पालतू डॉग्स को अपनी तरफ आते देखा राव वीर की तरफ देखते हुए चिल्लाया, चंपा, तुम्हारे प्रजाति के लोग मुझ पर हमला करने आ रहे, कुछ करो। तुमने कहा था इन जानवरों को तुम संभालोगे। वीर अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर एक बार और मुझे जानवर कहा तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। आरव, देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम भी इन डॉग्स के प्रजाति के ही हो, तभी तो तुम दोनों ही मुझे मारना चाहते हो। आरव की बातों को इग्नोर करते हुए वीर ने पीछे मुड़कर सीटी बजाई। वीर की सीटी बजाते ही अगले पल वहां एक तेज दहाड़ की आवाज सुनाई दी। लकी ने आते ही सभी डॉग्स के ऊपर हमला कर दिया। लकी, मानव का पालतू चीता, ने कुछ ही देर में सभी डॉग्स का खात्मा कर दिया। अवनी, रूम के अंदर ब्लैक टाइगर के आदमियों की धुलाई करते हुए अवनी को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये तो हब्बी की आवाज है, क्या वह मुझे लेने आ गए? खुश होते हुए अवनी ने सोचा। फिर अगले ही पल जो अवनी थोड़ी देर पहले लड़ रही थी वो अचानक ही जमीन पर बैठकर सोने लगी। अवनी, रूम के अंदर आते हुए मानव ने अवनी को पुकारा। मानव को देखते ही अवनी डरने का नाटक करते हुए मानव से रोते हुए बोली, हब्बी, मुझे डर लग रहा है। रूम में मौजूद सभी लोगों की तरफ इशारा करते हुए, इन सभी लोगों ने मुझे डराया और कह रहे थे अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये लोग मुझे मार देंगे। अपनी लिटिल वाइफ को इस हालत में देख मानव को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। बिना वक्त गंवाए मानव ने अवनी को अपने सीने से लगा लिया। बेबी, आई एम सॉरी, आपको ढूंढने में मुझे इतना समय लग गया। अगर मैंने पहले ही आपको ढूंढ लिया होता तो आपकी यह हालत नहीं होती। अपने सामने चल रहे सीन को देखते हुए जिम्मी ने सोचा, ये लड़की गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। अभी थोड़ी देर पहले कैसे हमें डराने धमकाने के साथ साथ मार रही थी, अब अचानक इस मानव के आते ही कैसे भीगी बिल्ली बन गई। हबी, इन लोगों ने मुझे डराया। लिटिल अवनी ने जिम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मानव ने अपनी डरावनी नजरों से जिम्मी को घूरा। मानव के इस तरह घूरने से जिम्मी की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उसने हकलाते हुए कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मानव कुछ करता उससे पहले ही उसके पास आरव का कॉल आया। मानव के फोन उठाते ही आरव घबराते हुए, बॉस, शायद ब्लैक टाइगर को पता चल गया कि हमने उसके इलाके पर हमला कर दिया है, इसलिए वह अपने कई सारे आदमियों के साथ यहाँ आ गया। आप मैडम को लेकर घर के पीछे की तरफ से चले जाए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। ओके, मानव ने इतना ही कहा। इधर मानव आरव से बात कर रहा तो वही लिटिल अवनी अपनी जीभ निकालकर जिम्मी को चिढ़ा रही थी। अवनी अपनी जीभ निकालकर चिढ़ा रही थी कि तभी एक बड़े से हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। बेबी नो शैतानी, मानव के इतना कहते ही उस रूम के अंदर अचानक गोली चलने की आवाज आई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गए।
ब्लैक टाइगर के रूम में आने से पहले ही मानव लिटिल अवनी को लेकर रूम की खिड़की से कूद जाता और अवनी को लेकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला जाता है। मानव और अवनी उस घने जंगल में पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें नहीं पता कि आगे उन्हें कहाँ जाना है। अभी क्या हम जंगल घूमने आए हैं? लिटिल अवनी ने अपने चारों ओर जंगल को देखते हुए पूछा। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव प्यार से उसकी तरफ देखकर बोला, बेबी हम घर जा रहे हैं और इसके बाद नो मोर क्वेश्चन। इतना कहने के बाद मानव अवनी का हाथ पकड़कर आगे चलने लगा, लेकिन लिटिल अवनी कहाँ चुप रहने वाली है। उसने फिर मानव से पूछा, अभी अगर हम घर जा रहे तो फिर हम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मानव ने शांति से जवाब दिया, बेबी इस जंगल को क्रॉस करने के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। मानव की बात सुनकर अवनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने सर को खुजलाते हुए पूछा, हब्बी हमारे घर के पास इतना बड़ा और घना जंगल है, लेकिन आज तक लिटिल अवनी को इस बारे में पता क्यों नहीं चला? मानव जो इस घने जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसने अवनी की बातों को अनसुना कर दिया। अवनी जो कब से मानव के जवाब का इंतजार कर रही, अपने सवालों के जवाब ना पाकर उसने मानव की तरफ देखा। हब्बी बोलो ना, क्या सच में इस जंगल के बाहर हमारा घर है? मानव अवनी के लगातार चपड़ चपड़ करने से इरिटेट हो गया। उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर अवनी की तरफ मुड़कर बोला, बेबी आपको जितने क्वेश्चन पूछने हैं घर चलकर पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, ओके? मानव की बात सुनकर अवनी ने जोर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर पूरी तरह से बौखलाया हुआ मानव और अवनी को ढूंढ रहा है। ब्लैक टाइगर का मन मानव को जान से मारने का कर रहा था, क्योंकि मानव ने न सिर्फ उसके आदमियों को जान से मारा बल्कि अवनी को भी अपने साथ ले गया। जाओ और जाकर पूरा जंगल छान मारो, मुझे किसी भी कीमत पर मानव और मेरी अवनी चाहिए, ब्लैक टाइगर ने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा। ब्लैक टाइगर इस वक्त अपने घर की छत पर खड़े होकर उस जंगल की तरफ देख रहा है जिधर से मानव और अवनी भागे थे। यस सर, इतना कहते ही ब्लैक टाइगर के आदमी वहां से चले जाते हैं। अवनी तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। ब्लैक टाइगर इतना कहते ही जोर से चीखा, अवनी तुम सिर्फ मेरी हो। जंगल के बाहर आरव और वीर कब से मानव को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनका कांटेक्ट मानव से नहीं हो पा रहा। आरव ने परेशान होते हुए वीर से कहा, हमें बॉस को जल्दी ढूंढना होगा, वरना अगर हमसे पहले ब्लैक टाइगर ने बॉस को ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आरव को इतना परेशान देख वीर ने उसे शांत कराते हुए कहा, आरव शांत हो जाओ। फिर जंगल की तरफ देखते हुए आगे बोला, ये जंगल बहुत घना होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी है। इस जंगल में किसी इंसान को ढूंढना मतलब रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। फिर वीर ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भूलो मत हमारे बॉस कोई आम इंसान नहीं है, वह मानव राजवंश के साथ साथ पूरे अंडरवर्ल्ड के किंग भी हैं, वह अकेले ही 100 लोगों का सामना कर सकते हैं। वीर की बात सुनकर आरव को भी लग रहा कि वह बेवजह ही अपने बॉस की इतनी टेंशन ले रहा। आरव ने एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर अपने बचे हुए टीम मेंबर की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहा, हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द बॉस और मैडम को ढूंढना होगा, इसलिए हम सभी इस जंगल की चारों दिशाओं में फैलकर उन्हें खोजेंगे। अपने सेकंड बॉस का ऑर्डर सुनते ही सभी ने एक साथ कहा, यस बॉस। इसके बाद आरव और वीर अपने टीम के साथ मानव को ढूंढने के लिए जंगल के चारों ओर फैल जाते हैं। 4 घंटे बाद, लगातार 4 घंटे से चलते चलते लिटिल अवनी के पैर जवाब दे गए। उसने हांफते हुए अपने बगल में चल रहे इंसान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर थकावट नजर आ रही। मानव को देखते हुए लिटिल अवनी ने अपने मन में सोचा, चलते चलते मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन हबी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ देर चलने के बाद जब लिटिल अवनी से रहा नहीं गया तो उसने जोर से चिल्ला कर कहा, अभी लिटिल अवनी थक गई। लिटिल अवनी इतनी तेज चिल्लाई कि मानव के साथ साथ पूरा जंगल हिल गया। मानव अचानक अवनी के ऐसे चलाने से घबरा गया, कहीं उसकी लिटिल वाइफ को कुछ हो तो नहीं गया। मानव ने घबराते हुए अवनी से पूछा, बेबी आप ठीक तो हो ना? अवनी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, हब्बी मैं अब और नहीं चल सकती, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अपनी लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव ने प्यार से कहा, सॉरी बेबी मैं रास्ता ढूंढने में इतना खो गया कि आप पर ध्यान ही नहीं दिया। अवनी ने अपना मुंह बना लिया और वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। ये देख मानव भी उसके पीछे पीछे चला गया। बेबी आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। अपने दोनों कान पकड़ते हुए मानव ने प्यार से कहा,
अवनी ने मानव से अपना की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। ये देख मानव ने अपनी लिटिल वाइफ का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा, बेबी इस जंगल को देखो कितना घना और डरावना है। यहाँ पर कितने ही जंगली जानवर होंगे, इसलिए ही मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि रात होने से पहले हम यहाँ से निकल सके। वही अवनी जो कब से बस लगातार सामने देख रही थी, उसने मानव की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हब्बी जंगली जानवर। अचानक मानव के कानों में अवनी की घबराई हुई आवाज पड़ी। मानव को लगा शायद उसकी लिटिल वाइफ जंगली जानवर का नाम सुनकर डर गई, इसलिए उसने आराम से कहा, हाँ बेबी यहाँ कई सारे जंगली जानवर हैं। अवनी ने अपने सामने इशारा करते हुए मानव से हकलाकर कहा, जंगली जानवर। मानव ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका ही पालतू चीता यानी लकी खड़ा है। अगले ही पल लकी जोर से दहाड़ा। लकी की दहाड़ सुनकर लिटिल अवनी डरकर मानव के ऊपर चढ़ गई है। हब्बी जंगली जानवर आ गया, अब ये हमें खा जाएगा। अब हम घर नहीं पहुंच पाएंगे और अब आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यह जंगली बिग कैट हमें खा जाएगा। अवनी की बात सुनकर मानव हैरान हो गया। यही हाल बेचारे लकी का भी है। अपनी बॉस की बीवी के मुंह से अपने लिए बिग कैट सुन लकी का मन चुल्लू भर पानी में डूब मरने का किया। मानव ने पहले अपनी हंसी को कंट्रोल किया, फिर लकी के दुखी चेहरे को देखते हुए लिटिल अवनी से बोला, बेबी ये बिग कैट नहीं है, यह एक चीता है जिसका नाम लकी है। डर के कारण अवनी ने मानव के कॉलर को कस के पकड़ा और अपना चेहरा उठाकर लकी को देखते हुए बोली, हब्बी देखो ये बिग कैट है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी के टॉम की तरह। फिर थोड़ा रुककर आगे बोली, वैसे भी यह बस दिखने में बड़ा है, वरना इसमें और टॉम में कोई फर्क नहीं। अपनी लिटिल वाइफ की फालतू का लॉजिक सुनकर मानव को समझ नहीं आ रहा। वह रोए हाँ हंसे। मानव ने लकी को देखा, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वह अपने बॉस से कहना चाह रहा है कि अपनी बीवी को समझा दो, मुझे बिग कैट ना कहे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मानव ने लाचारी से अपना सिर ना में हिलाया, क्योंकि न तो वह अपनी लिटिल वाइफ को कुछ बोल सकता है और ना ही लकी को। वही शॉपिंग मॉल में सोना अपना मुंह फुलाए चेंजिंग रूम से निकली। उसने रेड कलर की एक नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी। जब अर्जुन ने उसे देखा तो देखता रह गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, यह अच्छी है लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये भी ट्राई करो। इतना कहते ही उसने सोना के हाथ में एक और ड्रेस थमा दी। ना चाहते हुए भी सोना को उसकी सारी बातें माननी पड़ रही थी, क्योंकि अर्जुन उसे ब्लैकमेल करके अपनी सारी बातें मनवा रहा। इसीलिए आज सोना का मन ना होते हुए भी अर्जुन के साथ शॉपिंग पर आना पड़ा। चेंजिंग रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और सोना गुस्से से तमतमाते हुए अर्जुन के सामने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए बोली, अगर यह ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आए तो भी इसे ले लो, क्योंकि मैं अब एक भी ड्रेस ट्राई नहीं करने वाली, समझे। वही अर्जुन तो बस एक टक सोना को ही अपनी इंटेंस नजरों से घूरे जा रहा। उसका ध्यान सोना की बातों पर था ही नहीं। अर्जुन अर्जुन कहाँ खो गए? अर्जुन को कुछ ना बोलता देख सोना ने उसे हिलाते हुए पूछा। हाँ तुमने कुछ कहा? अपनी सोच से बाहर आते हुए हड़बड़ा कर अर्जुन ने कहा, देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम पर वेस्ट कर सकूं, इसलिए अगर ड्रेस खरीदना है तो खरीदो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। सनक ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। सोना की बात सुनकर अर्जुन के सामने कल का नजारा घूमने लगा कि कैसे सोना उस युग से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह याद आते ही अर्जुन को जलन होने लगी। उसने गुस्से से सोना की तरफ देखते हुए कहा, कल जब उस घटिया बंदर युग से हंस हंस कर बातें कर रही थी तब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, आज मुझसे बात करने से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा। सोना ने भड़कते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इससे पहले सोना बाहर जा पाती, अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन कल रात। अर्जुन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम इससे ज्यादा सोना कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन को अब सोना को छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा, इसीलिए उसने एक आंख विंक करते हुए सोना से कहा, जान आज सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे बहुत मूड स्विंग हो रहे, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो। अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सोना जोर से चिल्लाए, अर्जुन घटिया इंसान, एनाकोंडा, ड्रैकुला कहीं के, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन और सोना मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी अर्जुन को वहां पर कुछ सही नहीं लगता। वह अपनी नजरें इधर उधर घुमा कर देखता है तो कुछ दूरी पर उसे एक आदमी नजर आता, जिसने अपनी गन को सोना के ऊपर पॉइंट की हुई थी। ये देख अर्जुन ने तुरंत सोना को अपनी तरफ खींच लिया। सोना जल्दी यहाँ से चलो, तुम्हारी जान को खतरा है। इतना कहकर अर्जुन
सोना को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने सोना के ऊपर गोली चला दी, लेकिन अर्जुन ने सोना के सामने आकर वह गोली खुद पर ले ली। इस बात का अंदाजा सोना को बिल्कुल भी नहीं था। उसने अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अर्जुन छोड़ो मुझे। और क्या कहा तुमने? यहाँ मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे है। अर्जुन सोना को अपने साथ कार की तरफ ले जाता हुआ बोला, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर सोना ने आगे कुछ नहीं कहा। कार के पास पहुंचते ही अर्जुन ने पहले सोना को कार में बैठाया, फिर खुद बैठकर ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए बोला, मेरे विला चलो। अर्जुन की बात सुनकर सोना ने चीरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? फिर ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, भैया आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। सोना की बात सुनकर ड्राइवर ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने उससे सपाट लहजे में कहा, मैंने कहा मेरे विला चलो। अर्जुन की इतनी भयानक आवाज सुनकर ड्राइवर बेचारा डर गया और कार स्टार्ट करके अर्जुन के विला की तरफ चल देता है। वही गोली लगने के कारण अब तक अर्जुन का काफी खून बह चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामोनिशान नहीं। अर्जुन तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? सोना ने अचानक अर्जुन के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए पूछा। अर्जुन ने बिना उसे देखे अपनी कठोर आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सोना ने अर्जुन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी। इससे पहले अर्जुन उसे रोक पाता, सोना ने उसके शरीर से निकल रहे खून को देखकर घबराने लगी। अर्जुन ये खून, अर्जुन दिखाओ मुझे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, पर अचानक ही तुम्हारे शरीर पर यह चोट कहाँ से लगी? इतना कहते ही सोना ने अर्जुन के राइट शोल्डर, जहां गोली लगी थी, उसे देखने लगी। अर्जुन ने देखा सोना बहुत ज्यादा घबरा रही है तो उसने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, ये नॉर्मल है, बस एक गोली ही तो लगी है। क्या? अर्जुन की बात सुनकर सोना ने चौंकते हुए कहा, सोना इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। सोना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अर्जुन ने कहा। सोना ने अर्जुन के दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कुछ सोचकर उससे बोली, कहीं मॉल के बाहर तो तुम्हें ये गोली नहीं लगी जब तुमने मुझसे ये कहा था कि मेरे जान को खतरा है? अर्जुन ने सोना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वही उसे देखकर सोना को यकीन हो जाता है कि वह जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। अगले ही पल सोना ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? बोलो अर्जुन, मुझे जवाब तुम्हारे मुंह से सुनना है। अर्जुन ने अपने कॉलर को छुड़वाते हुए कहा, सोना तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा कॉलर। सोना भड़कते हुए बोली, पहले मुझे ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाला? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, वहीं दूसरी तरफ तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हो। फिर अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर इमोशनल होते हुए सोना ने आगे कहा, आज मुझे सच जानना है, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले तुमने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर तुम ही मेरे पीछे पीछे आते हो। सच सच बताओ अर्जुन, क्या सच में तुम्हें मेरी फिक्र है भी या नहीं? सोना की बात सुनकर अर्जुन को भी गुस्सा आ जाता है। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। सोना ने भी गुस्से से कहा, मुझे आज जवाब चाहिए, आपको मेरी फिक्र है या नहीं? अगर नहीं है तो मर जाने दिया होता मुझे बच। इसके आगे सोना कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि अर्जुन ने उसे किस कर लिया। अर्जुन उसको रफली किस कर रहा था ताकि सोना को यह एहसास हो सके कि वह भले ही चाहे जितना खड़ूस और कठोर हो, लेकिन वह भी उससे बहुत प्यार करता है। लगभग 10 मिनट के बाद अर्जुन ने सोना के होठों को छोड़ दिया और सोना को देखकर बोला, आई एम सॉरी सोना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, लेकिन मेरा यकीन करो मैं वह सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, पर मुझे वह सब मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, अगली बार अगर तुमने मेरे सामने मरने की बात की तो मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा। अर्जुन के इस तरह बोलने से सोना डर के कारण अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिसे देख अर्जुन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर मानव लिटिल अवनी को समझाकर थक गया, लेकिन वह बार बार लकी को बिग कैट ही बोल रही थी, जिसके कारण लकी अपना मुंह बनाकर एक कोने में बैठ गया। मानव ने अवनी को अपने ऊपर से उठाते हुए कहा, ठीक है फिर हम लकी के पास चलकर खुद ही देख लेते हैं वह बिग कैट है या नहीं। मानव की यह बात सुनकर अवनी की तो सिट्टी पिट्टी गुम ही हो जाती है। वह मानव से चिपकने हुए बोली,
नहीं, लिटिल अवनी को उसके पास नहीं जाना, लेकिन मानव ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे गोद में उठाकर लकी के पास ले जाकर नीचे उतार देता है। मानव ने अवनी का हाथ जबरदस्ती लकी के सिर पर रखते हुए बोला, बेबी देखो ये लकी हमें कुछ नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा है। जब लिटिल अवनी को महसूस होता है कि लकी उसे कुछ नहीं कर रहा, तो वह अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए मानव से बोली, हब्बी यह कितना सॉफ्ट है। इतना कहने के बाद अवनी ने आगे बढ़कर लकी को गले लगा लिया, जिसे देख मानव को बहुत जलन होने लगी। हब्बी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिग कैट जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी बात सुनकर मानव और लकी दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी अवनी के आगे की बात सुनकर दुख में बदल गई। अवनी ने कहा, हब्बी यह बिग कैट नहीं, ये तो सॉफ्ट एंड क्यूट सा भालू है। उसकी बात सुनकर मानव ने अपने मन में सोचा, बेचारा लकी जिससे बड़े बड़े गैंग डरती है, जो अकेला ही अपने दुश्मनों से लड़ सकता है, आज उसे कोई सॉफ्ट एंड क्यूट भालू बुला रहा है। पर कोई बात नहीं, कम से कम कैट शब्द से तो अच्छा ही है। अवनी ने लकी हो वैसे ही गले लगाकर फिर से मानव से बोली, हब्बी क्या हम इसे घर लेकर जा सकते हैं प्लीज, देखो ये कितना क्यूट है। अवनी की बात सुनकर मानव के कान खड़े हो गए। मानव ने अपनी जलन भरी नजरों से लकी को देखकर कहा, बिल्कुल नहीं। अवनी, लेकिन क्यों? मानव, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। अवनी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, प्लीज। मानव सपाट लहजे में जवाब दिया, बेबी नो मीन्स नो। फिर मानव ने लकी को देखकर खुद से कहा, मैं मेरी बेबी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। इस लकी ने तो आते ही मेरी बेबी पर कब्जा जमा लिया, अगर यह घर आ गया तो बेबी मुझ पर ध्यान ही नहीं देगी। लिटिल अवनी ने लकी को छोड़ा और उसे गौर से देखने लगी। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उसने लकी को किस कर लिया। ये देख मानव पूरी तरह जलन से भर गया। उसका पूरा चेहरा ये देखकर काला पड़ गया। मानव ने आगे बढ़कर अपनी लिटिल वाइफ को लकी से दूर करके अपनी जलन भरी आवाज में बोला, बेबी किसी और को आप किस नहीं कर सकती, आपको जितना भी किस करना है मुझे करो। अवनी ने मानव का हाथ पकड़कर लकी की तरफ इशारा करके कहा, देखो यह व्हाइट भालू कितना क्यूट है। अपनी जलन में चूर, मानव ने भी बिना सोचे समझे कह दिया, बेबी मुझे देखो, मैं इससे भी ज्यादा क्यूट हूँ। अवनी हैरानी भरी नजरों से मानव को देखने लगी। हब्बी व्हाइट भालू। इससे आगे अवनी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मानव ने उसके होठों से अपने बंद कर दिए। मानव को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि अवनी बार बार लकी का नाम ले रही थी। इसीलिए उसने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया ताकि वह आगे कुछ न बोल सके। अवनी बस मानव को हैरान होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही। लगभग 15 मिनट बाद मानव ने अवनी को छोड़ दिया। अब हमें चलना चाहिए, इतना कहते ही मानव ने अपना मुंह फुलाकर अवनी को गोद में उठाया और आगे की ओर चल दिया। वही ब्लैक टाइगर के आदमी भी मानव और अवनी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। ढूंढो, उन्हें यहीं कहीं होंगे। जिम्मी ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। इस वक्त उसके अपने हाथों में एक टैबलेट भी पकड़ा हुआ था। जिम्मी ने अपने हाथों में पकड़े टैबलेट को देखते हुए आगे कहा, बॉस ने मिस अवनी के कपड़ों पर को ट्रैकर लगाया था, उसका लोकेशन यही आसपास शो हो रहा है, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा किसी भी कीमत पर। जिम्मी के इतना कहते ही उसके साथ आए सभी आदमी उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जिधर से अवनी की लोकेशन शो हो रही है। तभी जिम्मी के पास ब्लैक टाइगर का कॉल आता है। कॉल को उठाते ही उधर से ब्लैक टाइगर की आवाज आई, क्या खबर है? जिम्मी डरते हुए बोला, बॉस हमें उनके लोकेशन के बारे में पता चल गया है, बहुत जल्द मिस अवनी आपके पास होंगी। काफी देर तक जिम्मी को जब फोन की दूसरी तरफ से आवाज नहीं आती, तब वह अपने फोन की स्क्रीन को देखता है। फोन तो कब का कर चुका था। जिम्मी ने मुंह बनाकर ब्लैक टाइगर को गालियां दी, शैतान कहीं का जिंदगी हराम कर रखी है इसने मेरी। धीरे धीरे वक्त बीत गया, रात का समय। मानव अवनी को लेकर जंगल से काफी दूर आ गया। मानव ने अपनी नजरें इधर उधर करके देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव नजर आया। मानव अवनी को गोद में उठाकर उस गांव की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर बाद मानव एक छोटे से झोपड़ी जैसे घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक लगभग 55 साल की औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने दोनों को देखते हुए पूछा, जी आप लोग कौन हैं? मानव ने पहले अवनी को देखा जो उसकी गोद में मजे से आराम कर रही है, फिर उस औरत को देखकर बोला, हम जंगल में रास्ता भटक गए, जब हमने जंगल को पार किया तो ये गांव नजर आया और हम यहाँ पर आ गए। फिर मानव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या हम आज रात के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन आप लोग जंगल में क्या कर रहे थे? उस औरत के सवाल को सुनकर मानव कुछ जवाब देता उससे पहले ही अवनी ने तपाक से जवाब दिया,
क्या? अवनी का जवाब सुनकर मानव पूरी तरह शॉक हो गया कि उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। औरत, बेटा तुम लोग इस जंगल में क्या करने आए थे? उस औरत के सवाल का जवाब मानव देता उससे पहले ही लिटिल अवनी तपाक से बोली, हम यहाँ हनीमून मनाने आए थे। लिटिल अवनी का जवाब सुनकर मानव शॉक हो जाता है, लेकिन वह औरत कंफ्यूज हो जाती है। मानव इतना एम्बेरेस्ड हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई उस औरत से आगे कुछ बोल पाए। तभी उसके कानों में उस औरत की आवाज पड़ती है, क्या? क्या बोला आपने? हनी, हनी, यह क्या होता है? जब मानव ने देखा उस औरत को उसकी बेशर्म बीवी का कहने का मतलब समझ नहीं आया, तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। अवनी ने उस औरत को देखते हुए कहा, क्या आपको नहीं पता हनीमून किसे कहते हैं? उस औरत ने अपना सिर ना में हिला दिया, तो अवनी ने अपना ज्ञान बांटते हुए कहा, जब एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद वह दोनों हनीमून। इसके आगे वह कुछ बोल पाती। मानव ने उसे अपने गोद से उतारकर जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे घूरने लगा। फिर मानव ने उस औरत से कहा, मेरी पत्नी को ज्यादा बोलने की आदत है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। फिर उस औरत के सवाल का जवाब देते हुए आगे बोला, हमारे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए हम जंगल के अंदर चले गए और रास्ता भटक गए। ठीक है, आप लोग अंदर आ जाए। उस औरत के इतना कहते ही तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मानव और अवनी दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान है कि कोई उन पर जंगल से ही नजर रखे हुआ है। वह काले कपड़े पहना आदमी शैतानी मुस्कान के साथ उन दोनों को देखा। कुछ देर ऐसे देखने के बाद वह वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक बार में कुणाल और विनय बार काउंटर पर बैठे वाइन पी रहे थे। कुणाल को भीड़भाड़ और शोर शराबे वाली जगह ज्यादा पसंद थी, इसलिए वह काफी खुश होकर एंजॉय कर रहा, लेकिन विनय के चेहरे पर तो 12 बजे थे। तभी उन दोनों को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हे ब्रो, तुम लोग भी यही हो? जब कुणाल और विनय आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां अभी खड़े होकर मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। अभी ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, हे ब्रो, तुम काफी खुश नजर आ रहे हो, कुछ बात है क्या? फिर विनय की तरफ मुड़कर बोला, और यह महाराज जी देवदास क्यों बने हैं? कब से देख रहा हूँ शॉट पे शॉट लगाए जा रहे हैं। अभी की बात सुनकर डांस फ्लो की तरफ इशारा करते हुए कुणाल उससे बोला, वह देखो, वह जो रेड ड्रेस वाली लड़की है ना, विनय उसे बहुत पसंद करता है, मगर वह लड़की आज यहाँ किसी और लड़के के साथ आई है जिसे देख हमारा विनय देवदास बन गया। डांस फ्लो पर उस लड़की को देख अभी ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कुणाल से कहा, क्या मैं ट्राई करूं? शायद वह लड़की हमारे यार को पसंद करने लग जाए। इससे पहले कुणाल उसे रोक पाता, अभी डांस फ्लो पर उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। अभी ने उस रेड ड्रेस वाली लड़की से कहा, हे प्रीटी गर्ल। उस लड़की ने अभी की तरफ देखते हुए पूछा, हु आर यू? अभी ने विनय की तरफ इशारा करके उस लड़की को कहा, मुझे जानकर क्या करोगी? वह लड़का देख रही हो, वह मेरा दोस्त विनय है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या तुम उससे शादी करोगी? लड़की ने शौक होकर कर पूछा, क्या? अभी ने उस लड़की से कहा, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, वह बहुत ही संस्कारी लड़का है, तुम उसे पसंद कर लो वरना हम तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लेंगे। अभी की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अभी ने उस लड़की को समझाते हुए कहा, देखो अभी तुम हमारे दोस्त को जानती नहीं हो, उसकी बहुत बहुत ऊपर तक है, वह तुम्हें रातों रात गायब करवा सकता है, इसलिए कह रहा हूँ मेरी बात मान जाओ। अभी की बात सुनकर उस लड़की का पारा हाई हो गया, उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम? उस लड़की की बात को बीच में ही काटते हुए अभी ने आगे कहा, देखो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। फिर मायूसी शक्ल बनाकर बोला, वह बात अलग है कि वह कभी कभी मुझे ब्लैकमेल करके अपना काम करवाता और मुझे पीटता भी। अभी की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी शक भरी नजरों से घूरते हुए पूछा, अगर वह तुम्हें पीटता है तो उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? अभी ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? फिर झूठी चिंता दिखाते हुए बोला, देखो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है इसलिए बता रहा हूँ। एक बार एक लड़की को मेरे दोस्त ने प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हें पता है मेरे दोस्त ने उसके साथ क्या किया? उस लड़की ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या किया? अभी ने इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए उसे बताया, मेरे निर्दयी दोस्त ने उसे गायब करवा दिया, क्योंकि उस लड़की ने सिर्फ उसे रिजेक्ट ही नहीं बल्कि उसे सबके सामने थप्पड़ भी मारा था, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी की बात सुनकर वह लड़की गुस्से से विनय को पहले घूरती, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती। विनय के पास पहुंचकर उस लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चिपका दिया। चटाक।
अचानक अपने ऊपर हुए इस हमले से विनय चौंक गया। उसके बगल में बैठा कुणाल भी ये देख इतना हैरान हो जाता है कि उसके मुंह से वाइन बाहर निकलकर सीधा विनय के चेहरे पर गिरता। तभी उन दोनों के कानों में उस लड़की की गुस्से भरी आवाज बढ़ी, तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं के राजा हो या गैंगस्टर जो लोगों को रातों रात गायब करवा दोगे? तुम इंसान नहीं जानवर हो। पहले तो विनायक को उस लड़की की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने देखा वह लड़की उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उस लड़की से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और अब तुम मुझ पर यह झूठा इल्जाम भी लगा रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ? विनय का इतना कहना था कि उस लड़की ने एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया। चटाक। ये देखो, कुणाल ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। वही अभी तो मजे से अपने सामने चल रहे सीन का पूरा आनंद ले रहा था। उस लड़की ने विनय के कॉलर को गुस्से से पकड़ते हुए आगे कहा, लो मैंने भी तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा, बोलो अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? मुझे गायब करवा दोगे या जान से मार दोगे? इतना कहने के बाद उस लड़की ने विनायक का कॉलर छोड़ वहां से चली गई। विनायक का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। वह अपने जलती हुई निगाहों से उस लड़की को वहां से जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह लड़की उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। विनय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मार कर अच्छा नहीं किया। अब तुम दुनिया के चाहे जिस भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर अपना बना कर रहूंगा। फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आज और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन बेबी। वही कुणाल अपने बगल में खड़े अभी को घूर के देख, क्योंकि उसे पता है ये सब इसी का किया धरा था। कुणाल ने कहा, ये सब क्या था और तुमने ऐसा क्यों किया? अभी ने उसकी बात का लापरवाही से जवाब दिया। अरे ब्रो चिल करो, कुणाल ने उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए कहा, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत परी से कर दूंगा, फिर वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। परी का नाम सुनकर अभी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं उसे मत बताना, मैं बताता हूँ। कुणाल, बोलो। अभी ने उसे बताना शुरू किया। वह विनय ऐसे सीधा साधा भोला भाला रहता है कि अगर उस लड़की के 4 बच्चे भी हो जाते तब भी वह कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि उस लड़की को अपनी फीलिंग बता दे, इसलिए मैंने बस उसके अंदर के शैतान को इस लड़की के जरिए जगाया है। अभी की बात सुनकर कुणाल ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, मुझे कभी लगा नहीं था विनय के परिवार ने उसके साथ जो किया उसके बाद वह कभी प्यार कर पाएगा। अब जब उसे प्यार हो गया है तो हमें कैसे भी करके इन दोनों को मिलाना होगा। इतना कहने के बाद दोनों विनय के पास चले जाते हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ब्लैक टाइगर इस वक्त अपने घर के बालकनी में बैठकर वाइन पी रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लास को घुमाते हुए कहा, मानव मानव, तुम चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे जाल में फंसना होगा। कल का सवेरा तुम्हारे लिए किसी नर्क से कम नहीं होगा, यह मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद उसने अपने बगल में बैठे दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मानव को बर्बाद करने में मेरी हेल्प करना चाहते हो। जहां तक मुझे पता है वह नकाबपोश आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम पर बहुत विश्वास करता है। ब्लैक टाइगर की तरफ देखते हुए उस नकाबपोश इंसान ने कहा, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, भले ही मैं मानव को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। ब्लैक टाइगर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछो, वैसे तुम्हारी मानव से क्या दुश्मनी है? यही नहीं, तुम्हारी असली पहचान भी किसी को नहीं पता, और सबसे बड़ी बात, तुम हमेशा नकाब क्यों पहनते हो? ब्लैक टाइगर की बात सुनकर उस नाखूनपोश आदमी का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वह अपनी कठोर आवाज में बोला, मेरे चेहरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मुझे लोगों को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर ब्लैक टाइगर मुस्कुरा कर पूछा, क्या मानव ने तुम्हारा चेहरा देखा है? नकाबपोश आदमी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं। ये सुनकर ब्लैक टाइगर हंसने लगा। फिर उसने पहले आदमी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, ऋषि तुम क्यों मेरा साथ देना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है मुझे अवनी चाहिए और शायद तुम्हें भी? फिर अपनी वाइन का एक सिप लेते हुए आगे बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा? उसकी बात सुनकर ऋषि ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, मुझे अवनी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस उसकी प्रॉपर्टी चाहिए और साथ में मानव की बर्बादी भी। ये सब कहते वक्त किसी के चेहरे पर मानव के लिए नफरत के भाव थे। वही मानव और लिटिल अवनी जहां रुके थे वह घर बहुत ही छोटा था जिसमें सिर्फ 3 ही कमरे हैं। एक में मानव और अवनी, दूसरा किचन और तीसरा उस औरत का। वह औरत जिसके घर में मानव और अवनी रुके हैं
उसने रात का खाना बनाकर 3 प्लेट में परोस दिया। फिर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमा कर देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है यहाँ उसके अलावा कोई नहीं, तो उसने डरते हुए अपने पास से एक शीशी निकाली, उसका ढक्कन खोलकर शीशी में रखे लिक्विड को खाने में मिला दिया। कुछ देर बाद उस औरत ने मानव के रूम का दरवाजा खटखटाया। मानव ने दरवाजा खोलकर उससे बोला, जी कहिए। उस औरत ने एक झूठी मुस्कान के साथ मानव से कहा, तुम दोनों के लिए मैंने खाना बनाया है, तुम अपनी बीवी के साथ आ जाओ जब तक मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है। मानव इतना कहकर अंदर अवनी को बुलाने चला गया। वह औरत बाहर खड़ी होकर अपना पसीना बार बार पोंछ रही थी। लगभग 1 मिनट बाद मानव अवनी को लेकर आ जाता है। वह दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। इस बीच मानव को उस औरत का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, पर वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अपने दिमाग में आ रहे सभी ख्यालों को झटक कर मानव अपनी आलसी लिटिल वाइफ की तरफ देखता है, जो पूरे खाट पर आराम से अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर लेटी थी। मानव ने अवनी से कहा, बेबी ठीक से लेटो, सारी जगह तो आपने ले ली, अब मैं कहाँ जाऊं? मानव की बात सुनकर अवनी ने पूरे खाट पर अपना कब्जा जमाते हुए कहा, नहीं नहीं लिटिल अवनी पूरी जगह पर सोएगी। मानव ने हैरानी से कहा, बेबी फिर मैं कहाँ जाऊं? लिटिल अवनी ने एक समझदार इंसान की तरह मानव को समझाते हुए कहा, हब्बी आप बहुत बड़े हो और इस चारपाई को देखो कितनी छोटी है, आप इस पर अच्छे से नहीं सो पाओगे। फिर जमीन की तरफ इशारा करके आगे बोली, आप यहाँ सो जाओ। मानव ने घूर के उसकी तरफ देखा तो लिटिल अवनी ने अपने दांत दिखा दिए। मानव ने मन मार के वहीं पास की टेबल पर से एक चादर को उठाया और जमीन पर बिछा कर लेट गया। लगभग 10 मिनट बाद मानव को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपनी हालत को इग्नोर किया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ मानव की हालत और बिगड़ती जा रही थी। जब अवनी की नज़र मानव पर पड़ी तो उसने चिल्लाकर कहा, हब्बी। मानव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे अपना पूरा शरीर करता तपता हुआ महसूस हो रहा। मानव का पूरा शरीर इस वक्त पसीने से लथपथ हो गया। तभी अवनी की नज़र मानव पर पड़ी। हब्बी, अवनी मानव की हालत देख घबराते हुए उसके पास आ गई और अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर मानव को उठाने की कोशिश करने लगी। हब्बी, हब्बी उठो, हब्बी आपको क्या हुआ? अवनी की आवाज़ सुनकर मानव को थोड़ा थोड़ा होश आया। उसने अपनी नशीली आंखों से अवनी की तरफ देखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज़ से बोला, बेबी यहाँ कुछ सही नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। फिर अवनी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए आगे बोला, बाहर लकी है, वह आपकी हिफाजत करेगा, प्लीज बेबी आपके यहाँ से चली जाओ। मानव की बात सुनकर अवनी ने घबराते हुए कहा, हब्बी आपको अचानक क्या हो गया? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा? और आप मुझे यहाँ से जाने को क्यों बोल रहे हैं? क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे? अवनी को इतना घबराते देख मानव ने उससे शांत कराते हुए अपनी धीमी आवाज में कहा, बेबी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बाद में आ जाऊंगा, अभी आप यहाँ से जाओ। मानव की बात सुनकर अवनी ने अपना हाथ मानव के हाथों से हटाते हुए कहा, हबी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आपने अपनी हालत देखी है। मानव को पता था अवनी इतनी आसानी से उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए इस बार उसने थोड़ा सख्त और कठोर लहजे बोला, बेबी मैंने कहा जाओ यहाँ से। मानव की इतनी कठोर आवाज सुनकर एक पल के लिए तो अवनी भी डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने भी गुस्से से कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे ये बताया आपको हुआ क्या है, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है और आपका शरीर कितना गर्म कैसे हुआ? मानव अवनी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अवनी से अपनी नज़र फेर ली। मानव को अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था। मानव को अपने शरीर में हो रहे बदलाव का रीजन अच्छे से पता था कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है, वह भी थोड़ा नहीं बल्कि ड्रग्स का हाई डोज दिया गया है। मानव का ऐसा बिहेवियर देख अवनी ने रोते हुए मानव का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहा, हब्बी मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही अवनी ने मानव को टच किया, मानव का मन किया कि वह अवनी को अपनी बाहों में भर ले, क्योंकि उसे इस वक्त अवनी का टच करना बहुत अच्छा लग रहा था। ड्रग्स मानव के ऊपर पूरी तरह से हावी होने लगा, वह अवनी की तरफ खींचा जा रहा था। वह खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और अवनी को सच बताते हुए बोला, बेबी शायद मेरे खाने में ड्रग्स था जिसका असर मुझ पर हो रहा है। इससे पहले मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूं और आपके साथ कुछ कर दूं, आप यहाँ से जाओ।
मानव की बात सुनकर अवनी ने हैरान होते हुए कहा, क्या ड्रग्स? मानव ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए अवनी से कहा, हाँ, ड्रग्स का हाई डोज दिया गया है। ये सब कहते वक्त मानव ने एक बार भी अवनी की तरफ नहीं देखा। उसे डर था अगर उसने अवनी की तरफ देखा तो कहीं वह अपना खुद पर से कंट्रोल न खो दे। मानव ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन नशे में होने के कारण वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ये देख अवनी ने मानव को पकड़कर खड़े होने में मदद की, पर मानव ने जल्दी उसका हाथ दूर झटक दिया और उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, अवनी जाओ। मानव ने इतना ही बोला कि तभी अचानक ही उसे एहसास हुआ कि किसी के नन्हे नन्हे हाथों ने उसे पीछे से गले लगाया हुआ है। मानव ने एक गहरी सांस ली, फिर पीछे मुड़कर उसने अवनी को गले लगा लिया। मानव खुद पर से पूरा कंट्रोल हो चुका था। उसने अवनी को कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। कुछ देर बाद अवनी को महसूस होता है कि मानव उसके नेक पर किस कर रहा। मानव अवनी से दूर हुआ, फिर उसे प्यार से देखकर बोला, बेबी आई लव यू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही मानव ने अवनी को किस करना स्टार्ट कर दिया। अवनी ने कसकर मानव के शोल्डर को पकड़ लिया। मानव अवनी को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। उसने कसकर अवनी की कमर को पकड़ खुद से चिपका लिया। लगभग 10 मिनट के बाद मानव ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके नेक को किस करने लगा। किस करते करते अचानक मानव ने उसके नेक पर बाइट कर दिया, जिससे अवनी की चीख निकल गई। आह! अवनी की चीख सुनकर मानव ने उसे और कस के पकड़ लिया। इस वक्त मानव का एक हाथ अवनी की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने अपनी शर्ट निकालकर जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल मानव ने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे खाट पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। इस बीच मानव लगातार अवनी को किस कर रहा था और अवनी भी बखूबी उसका साथ दे रही थी। मानव धीरे धीरे काफी वाइल्ड हो गया। थोड़ी देर बाद मानव और अवनी के कपड़े जमीन पर इधर उधर पड़े थे। पूरे कमरे का तापमान गर्म हो चुका था। लगभग 1 घंटे बाद मानव आराम से अवनी के सीने पर सर रख के सो रहा था और अवनी उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। अवनी को मानव के ऊपर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शुरू से अंत तक मानव ने उसे किस और वाइट ही किया था। इससे ज्यादा मानव आगे नहीं बढ़ा और सो गया। अवनी गुस्से से मानव को घूरते हुए अपने मन में बोली, डैडी ने जैसा कहा था हब्बी ने तो वैसा कुछ भी नहीं किया। वही मानव के चेहरे पर सोते वक्त भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपने मन में सोचा, बेबी मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है और मानव राजवंश इतना कमजोर नहीं कि एक ड्रग्स उसे काबू में कर सके। इतना सोचने के बाद मानव अवनी से चिपक कर सो गया। वही घर के बाहर जिस औरत के घर पर मानव और अवनी रुके थे, वह औरत छुपते छुपाते घर से निकलकर अपने सामने वाली गली में चली गई। वहां पहले से ही एक काले कपड़े पहना आदमी खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा। उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ है। मास्को वाले आदमी के पास पहुंचकर उस औरत ने डरते हुए कहा, मैंने आपका काम कर दिया है। आपने जो दवा मुझे दी थी मैंने उसे उस लड़के के खाने में मिला दिया। उस औरत की बात सुनकर मास्कमैन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसका इनाम भी तुम्हें मिलेगा। इतना कहने के बाद आपने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उस औरत को दे दी। नोटों की गड्डी लेकर वह औरत तुरंत वहां से चली गई। उस औरत के जाने के बाद मास्कमैन ने खुद से कहा, कभी सोचा नहीं था ऐसी बचकानी हरकत मुझे करनी होगी। अगर इस डेविल को पता चल गया इन सब में मैं भी शामिल हूँ तो कहीं वह मेरा कचूमर ना बना दे, या शायद वह दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। आखिरी लाइन बोलते वक्त उस मास्कमैन की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि आज बहुत खुश था, क्योंकि उसे ब्लैक टाइगर की बात सुनकर पूरा यकीन हो गया कि मानव बहुत जल्द मरने वाला है। फिर वह अवनी से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। यही सब सोच सोचकर ऋषि बहुत खुश हो रहा था। तभी उसके कमरे में नैना ने आते हुए उससे पूछा, क्या बात है ऋषि, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। नैना का सवाल सुनकर पहले ऋषि ने उसकी तरफ देखा, फिर जवाब दिया, आखिर खुशी की बात ही है। ऋषि का जवाब सुनकर नैना उसके बगल में बैठते हुए बोली, ऋषि और वह खुशी की बात क्या है। ऋषि ने नैना को गले लगाते हुए खुश होकर कहा, बहुत जल्द मानव मरने वाला है, फिर मैं अवनी से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा। ऋषि की बात सुनकर नैना ने ऋषि से दूर होते हुए कहा, तुम मानव के मरने से ज्यादा खुश हो रहे हो या अवनी से शादी करने के बारे में सोच के। नैना की बात सुनकर ऋषि ने उसे दोबारा गले लगाते हुए कहा, बेबी तुम ये कैसी बात कर रही हो, भला मैं उस बहन जी को कैसे पसंद कर सकता हूँ, मेरा सच्चा प्यार तो सिर्फ तुम हो। ऋषि की बात सुनकर नैना ने उसे शक भरी नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या सच में। नैना की बात सुनकर ऋषि ने उसे बेड पर लिटा दिया,
फिर उसके ऊपर आते हुए पहले उसके होठों को चूमा, फिर आंखों में आंखें डालकर बोला, एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए फिर उसे भी ठिकाने लगा देंगे, उसके बाद सिर्फ मैं और तुम और हमारा प्यार। नैना उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नैना की बात सुनकर ऋषि के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। कोई बात नहीं बेबी, आज रात के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं। इतना कहते ही ऋषि ने नैना को किस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। ये सिलसिला पूरा 3 घंटे तक चला। फिर दोनों थक कर सो गए। तभी रूम की खिड़की पर एक साया नजर आया जो इस पूरे सीन को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वहीं ऋषि और नैना दोनों इस बात से बेखबर आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।